So next important topic is the dose response curve, that is the DRC. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ग्राफ के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा इस पॉइंट पे। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व की अगर हम बात करें, सो ये क्या होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व, नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, डोज रिस्पॉन्स। जैसे जैसे डोज हम देते हैं, डोज अगर इंक्रीज करते जाएं तो रिस्पॉन्स हमारा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होगा, या अगर डोज डिक्रीज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी डिक्रीज करेगा। तो ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वही हमारा जो उसको अगर हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके, तो हमारा बनता है क्या, डोज रिस्पॉन्स कर्व। सो अ ग्राफ बिटवीन द डोज ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जो भी हमने ड्रग एडमिनिस्टर्ड किया उसको ग्राफ हम प्लॉट करें ऑन द एक्स एक्सिस एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग ऑन द वाई एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस पे हम डोज रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, इफेक्ट जो हमारा प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम रखेंगे। सो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, इसी का कर्व बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डोज रिस्पॉन्स कर्व। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व। मतलब डोज जितना हम ज्यादा देंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा उतना चेंज होगा, और जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा चेंज होगा तो वही हमारा क्या, उतना इफेक्ट हमें रिस्पॉन्स के रूप में मिलेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डोज, प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स। दीज थ्री पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डोज रिस्पॉन्स कर्व। So, अगर हम बेसिकली बात करें, एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू रिस्पॉन्स, बिकॉज जितना ज्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा रिस्पॉन्स भी तो हमारा उतना ही ज्यादा होगा ना। सो द ग्राफ बिटवीन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द DRC। मतलब जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा और उसके वजह से जितना रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस्ड होगा, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डोज रिस्पॉन्स कर्व। और अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो डोज रिस्पॉन्स कर्व हमारे DRC बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये हमारे दो टाइप से होता है, क्वांटल एंड ग्रेडेड। लेकिन ये फर्दर हमारा क्लासिफाइड किया गया लॉग डोज रिस्पॉन्स करो। क्यों, आप ये डायग्राम देखिए, जो फर्स्ट आपको ए दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, पहला वाला ग्राफ ए, इस ए में देखिए ये हमारा जो हमने पहले प्लॉट किया, ऑन द एक्स एक्सिस वी टुक द डोज एंड वाई एक्सिस में हमने क्या रखा, रिस्पॉन्स। तब जो हमको ग्राफ मिला, ये हमको ग्राफ क्या मिला, हाइपरबोला। कैसा टाइप से मिला, हाइपरबोला टाइप से मिला। लेकिन अब इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि जब डोज सडन, अब देखिए बी ड्रग जो हमारा इफेक्ट है, इसका सडन इफेक्ट हमको बीच से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इफेक्ट हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है। और जब ये सडन इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है, जब डोज बढ़ाने से, मींस स्मॉल अमाउंट डोज बढ़ाने से एक ज्यादा इफेक्ट हमको चेंज मिल जाता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस फर्दर मॉडिफाइड, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया y इज इक्वल mx प्लस सी का, y इज इक्वल mx प्लस सी को फॉर्मूले का यूज करने के बाद इसको लॉग डोज में चेंज किया गया, लॉग डोज एंड परसेंट रिस्पॉन्स में। और जब लॉग डोज एंड परसेंट रिस्पॉन्स में लगाया गया तो हमारा जो रखा गया, एक्स एक्सिस पे लिया गया लॉग डोज एंड वाई एक्सिस पे लिया गया परसेंट रिस्पॉन्स। तब इसके बाद जो हमको ग्राफ मिला, ये हमारा यहाँ पे जो ग्राफ का है वो किस टाइप से आया, सिग्मॉइड कर्व का आया। सो लॉग डोज एंड परसेंट रिस्पॉन्स में हमें सिग्मॉइड कर्व मिलता है, आप सिंपली समझ सकते हैं। और जब हम नॉर्मली डोज और रिस्पॉन्स कर लेते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, हाइपरबोला कर्व मिलता है। तो ये हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे जो हम बात करें, एस शेप्ड कर्व, सिग्मॉइड कर्व मिलता है, एंड दिस इज क्लिनिकली मोर यूजफुल देन DRC। ये क्लिनिकली ज्यादा यूजफुल है DRC से। सो अब अगर हम बात करें टाइप्स, DRC इज मेनली टू टाइप्स, क्वांटल एंड ग्रेडेड। दोनों का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक बेसिस में बात करूं। ग्रेडेड की अगर हम पहले बात समझ लेता हूं, ग्रेडेड क्या होता है, जब हियर इज द एग्जांपल क्वांटल एंड ग्रेडेड। सो ग्रेडेड क्या होता है, जब सपोज हमको इफेक्ट लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सपोज अगर किसी पर्सन का बीपी हाई था, मान लीजिए 180 था, तो आपने उसको ड्रग दिया, ड्रग देने के बाद भाई आपने मेजर करते रहे लगातार, 180 से 160, 140, 120 आपका नॉर्मल आया, तो ये लगातार क्या हुआ, डिक्रीज होता रहा। दिस इज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ड्रग जितना डोज हम देते रहे उतना ज्यादा इफेक्ट क्या होता रहा, हमें प्रोड्यूस होता रहा। वाइल अगर हम बात करें कि जब सपोज ब्लड में अगर गई और वहां पे ब्लड में जाने के बाद हमको ये नहीं पता चल रहा है कितना रिडक्शन हो रहा है, तो उस केस में हमें क्वांटल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? नाउ अब वी विल डिस्कस क्वांटल एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट हमारा आता है क्वांटल रिस्पॉन्स। क्वांटल रिस्पॉन्स से मेनली हम थ्री पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली, और इनको मेजर किया जाता है। पहला हमारा होता है थेरेपेटिक इंडेक्स, नेक्स्ट इफेक्टिव डोज एंड लीथल डोज। थेरेपेटिक इंडेक्स की बात करें तो थेरेपेटिक इंडेक्स, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है थेरेपेटिक इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज
इसी से हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमको हाई थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग लेनी चाहिए या लो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग लेनी चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द पैरामीटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ड्रग। हम ये कह सकते हैं कि थेरेपेटिक इंडेक्स से हम किसी ड्रग के सेफ्टी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वेल एज by this therapeutic index is calculated by the ratio between the lethal dose and effective dose। यानी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, here therapeutic index is equal median lethal dose of the drug divided by the median effective dose of the drug। क्या है ये median का मतलब क्या है, ये lethal dose का मतलब क्या है, median lethal dose का मतलब क्या है? जब कभी सपोज एक ग्रुप हमने बनाया, आप समझिए जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे हम एनिमल्स के ग्रुप बनाते हैं। सपोज 6 एनिमल्स के ग्रुप हमने लिया और 6 एनिमल के ग्रुप को हमने एक डोज दिया 10 mg और एक उसी ड्रग की हमने सेम डोज दिया 30 mg। समझिएगा मेरी बात। सपोज अगर 10 mg पे हमको इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, 6 में से कम 3 एनिमल्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? मीडियन इफेक्टिव डोज मींस द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड इनटू द 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के 50% पॉपुलेशन पे अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? मीडियन इफेक्टिव डोज और ED50। क्लियर? अब सपोज 30 mg वाले केस पे आते हैं कि अगर 30 mg दिया गया है ड्रग और उसमें से 3 एनिमल्स हमारे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई। अब 3 एनिमल्स डेथ हो गई यानी 50% पॉपुलेशन की डेथ हो गई। मींस इफ द एट एनी डोज 50% ऑफ द पॉपुलेशन डेथ या किल हो जाते हैं तो वहां पे क्या होगा? वो हमारे लिए क्या होगा? LD50। सो मीडियन लीथियल डोज ऑफ द ड्रग दैट इज द LD50। सो इसलिए हम कहते हैं ड्रग हैविंग हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, जिस ड्रग की थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है, दिस इज वेरी सेफ, while drug with the low therapeutic index are not safe or very low safe। कैसे? अब आप इस ग्राफ को देख के समझिए। हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला हमारा होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे हमको इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे लिए क्या होगा? मीडियन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और दूसरा हमारा आता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन वो होगा कि जिस कंसंट्रेशन को अगर ड्रग के डोज क्रॉस किया तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा? टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीडियन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इन्हीं के बेसिस पे आप इस रिस्पॉन्स को, इस ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करिए। हियर वी हैव पुट द लॉग डोज, हियर इज द परसेंट रिस्पॉन्स। जब इनको हमने ड्रॉ किया, सपोज एक ड्रग यहाँ पे हमारा है मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, ये हमारा क्या है? मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट। ये वो कंसंट्रेशन है ED50। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मतलब जब उस डोज को अगर क्रॉस करते हैं, उस कंसंट्रेशन को क्रॉस करते हैं, तब हमें क्या होगा? इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द ED50। अब ये ED50 वो है जिसपे हमको इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है? अब इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा और जिस कंसंट्रेशन पे लीथल डोज यानी हमारे डेथ होने लगेगी तो वहां पे अगर 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी तो हमारे लिए क्या मिलेगा? LD50। सो हियर इट हैव द LD50। तो यही जो ED50 और LD50 के बीच में जो हमारा रेंज है, इसी को हम बोलते हैं क्या? थेरेपेटिक रेंज। थेरेपेटिक रेंज, जिस ड्रग का थेरेपेटिक रेंज जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा सेफ होगी और जिस ड्रग का थेरेपेटिक रेंज जितना लो होगा या जितना स्मॉल होगा वो ड्रग उतनी ही अनसेफ होगी या टॉक्सिक होगी, आप सिंपली कह सकते हो। Here it have the maximum acceptable adverse effect, that is the LD50। इसके बाद आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। सो दिस इज द LD50। आई होप सो। थेरेपेटिक इंडेक्स आपको क्लियर? थेरेपेटिक इंडेक्स सिंपल आप याद कैसे करोगे? इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है तो आप उसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखिए। टाइल, सबके घर में आपके टाइल्स लगी होंगी, उसी टाइल से हमारा ये एग्जांपल बना हुआ है। TI मींस थेरेपेटिक इंडेक्स। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, LD50 ऊपर रखें या ED50 ऊपर रखें, तो ये फॉर्मूले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखिए। टाइल TI मींस थेरेपेटिक इंडेक्स, L मींस LD50, E मींस ED50। तो ऊपर कौन सा आएगा? LD50। नीचे कौन सा आ जाएगा? ED50। ये टाइल याद रखिए, आपको ये ट्रिक और ये फॉर्मूला बहुत इजी याद रहेगा और कई बार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। ओके, दिस इज द थेरेपेटिक इंडेक्स। सेकंड पैरामीटर हमारा क्वांटल रिस्पांस में आता है, दैट इज द मीडियन
इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मीडियन lethal dose. हमने समझ लिया मीडियन इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है. इट इज द डोज दैट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन हाफ ऑफ द रेसिपिएंट्स. 50% पॉपुलेशन पे अगर इफेक्ट कोई डोज प्रोड्यूस कर रही है तो हमारे लिए क्या है, मीडियन इफेक्टिव डोज. तो हम ये कह सकते हैं जिस ड्रग का मोर ED50 लोअर इज द पोटेंसी, जिस ड्रग की ED50 जितनी ज्यादा होगी, सपोज हम कहते हैं किसी ड्रग की ED50 100 mg है और किसी ड्रग की ED50 500 mg है, तो पोटेंट कौन सी हुई, ऑब्वियस सी बात है 100 mg वाली हमारी पोटेंट होगी. सो मोर ED50 लोअर द पोटेंसी, जिसकी ED50 ज्यादा होगी पोटेंसी उसकी कम होगी. मीडियन लीथल डोज LD50, it is the dose that will result in death of the 50% of the recipients, that is the LD50. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस ड्रग की LD50 जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा सेफ होगी. जैसे आप समझिए किसी ड्रग की LD50 10 mg है और किसी ड्रग की LD50 100 mg है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 mg वाली हमारे अगर 10 mg से जैसे 11 mg होगी वो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी. वाइल 100 mg है तो हम 50 भी दे सकते हैं, 60, 70, 80, 90, 95, 99 तक दे सकते हैं, वो सेफ है. तो यहाँ पे क्या है कि 100 mg इज मोर सेफ. तो हम सब कह सकते हैं कि जिसकी LD50 ज्यादा वो ड्रग उतनी ज्यादा सेफ. मोर LD50 सेफर इज द ड्रग. इसीलिए हमारे पॉइंट आते हैं पेनिसिलिन हैज हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, phenytoin and Stalis has the low therapeutic, narrow therapeutic index. So these are the example of the therapeutic index and the different median effective dose and lethal dose. अब हम दूसरा बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स कर्व. ग्रेडेड रिस्पॉन्स कर्व नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ग्रेडेड वाइज रिस्पॉन्स हो रहा है. सो व्हेन द रिस्पॉन्स कैन बी ग्रेडेड, ग्रेडेड मतलब क्या है, लगातार हम रिडक्शन वाइज या इफेक्ट हम जो भी आ रहा है, सपोज ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, एग्जांपल में ले लो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद हम उसको मेजर कर रहे थे लगातार, अभी हमको मिला सपोज मान लीजिए 200 था, 200 से 180, 160, 140 लगातार रिडक्शन होता आया. जब 110 आ गया तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अब ब्लड शुगर हमारा क्या हो गया, मेंटेन हो गया है. सो दिस इज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स. इसमें y एक्सिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स. y एक्सिस पे हम मैग्नीट्यूड रखेंगे जो भी हमारा आएगा. यूजुअली हमने बात किया कि यूजुअली जो डीआरसी हमारे हैं वो क्या है, हाइपरबोला. लेकिन जब लॉग डोज और परसेंट रिस्पॉन्स पे रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिग्मोइड मिलता है. और ग्रेडेड रिस्पॉन्स कर्व से हम 3 पैरामीटर्स को मेनली मेजर करते हैं. फर्स्ट हमारा आता है पोटेंसी, नेक्स्ट एफिकेसी एंड थर्ड इज द स्लोप ऑफ द कर्व. पहले हम बात करेंगे पोटेंसी. पोटेंसी क्या होती है और पोटेंसी कैसे मेजर किया जाता है. आप पोटेंसी की डिफिनीशन पढ़ने से पहले ये ग्राफ देख लीजिए. हियर इट हैव द हाइपरबोला. नॉर्मली दिस डीआरसी इज द हाइपरबोला, लेकिन जब हम लॉग डोज पे रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिग्मोइड रिस्पॉन्स कर्व मिलता है. ये तो नॉर्मल चीज. अब मैं बात करता हूं पोटेंसी. पोटेंसी मतलब द अमाउंट ऑफ ड्रग which required to produce a desired response is called as the potency of the drug. तो आप कहोगे सर ये तो इफेक्टिव डोज भी हो गया. नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंसी, हमेशा जहां भी पोटेंसी की बात करेंगे हमेशा कंपैरिजन की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पोटेंसी वर्ड यूज कर रहे हो तो विदाउट कंपैरिजन आप उस डेफिनेशन को कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी और ड्रग ए इज लेस पोटेंट देन ड्रग बी. हमेशा कंपैरिजन में आता है पोटेंसी. कहीं भी आपको ये नहीं ए ड्रग इज पोटेंट, अरे पोटेंट तो है लेकिन पोटेंट किसके कंपैरिजन में है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अब यहाँ पे देखिए ये इस ग्राफ को आप देखिए. यहाँ पे अब ये एक ए ड्रग है, एक ड्रग हमारी ए है, एक ए है और एक हमारी क्या है, बी है. अब आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों का मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. मैक्सिमम रिस्पॉन्स सेम आ रहा है मतलब दोनों इफेक्टिव हैं और दोनों का इफेक्ट सेम है. लेकिन सबसे जरूरी क्या हो रहा है कि किस ड्रग का ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है. भाई एक ड्रग है जिसका ग्राफ हमको यहीं से शुरू हो गया और एक ड्रग है जिसका स्टार्टिंग यहां से हुआ इफेक्ट स्टार्ट आने का. तो ऑब्वियस सी बात है जिस ड्रग का नैरो डोज में ही रिस्पॉन्स आ गया वो हमारे लिए क्या हो गई, मोर पोटेंट. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट साइड कर्व इज मोर पावरफुल या मोर पोटेंट. मतलब ये लेफ्ट में जो भी हमारी आएगी, जैसे सपोज हम बात करें ए हमारी कहां है, बी के लेफ्ट में है. जब ए हमारी बी के लेफ्ट में है तो ए इज मोर पावरफुल, राइट साइड कर्व इज लेस पावरफुल. तो हम सिंपली कह सकते हैं ए ड्रग इज मोर पोटेंट देन बी.
क्लियर है? इस ग्राफ से हमेशा इन ग्राफ को आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत है। जो भी ग्राफ पहले स्टार्ट हो जाता है वो हमारे लिए क्या होगा, एगोनिस्ट का होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रग ए इज मोर पोटेंट, अगर पोटेंसी के वर्ड में पूछा जाए, या अगर सपोज यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के वर्ड में पूछा जाता है तो भी हमारा ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। वहां पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहां पे हमारे वर्ड हमको फाइंड आउट करेंगे कि एगोनिस्ट ये दिया है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में पूछ रहा है या पोटेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो पोटेंसी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। द कर्व ऑन द लेफ्ट साइड इज मोर पोटेंट। सिंपल, आप एक चीज याद रखिए। अब बात आती है इफिकेसी। अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम पोटेंसी के बारे में, एनाल्जेसिक डोज ऑफ द मॉर्फिन इज 10 mg व्हाइल पैथेडिन हैव द 100 mg। मॉर्फिन 10 mg में प्रोड्यूस कर दे रहा है इफेक्ट, व्हाइल पैथेडिन कितने में प्रोड्यूस कर रहा है, 100 mg में। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन पैथेडिन। सो हियर मॉर्फिन इज 10 times more potent than पैथेडिन। नाउ द ड्रग इफिकेसी। ड्रग इफिकेसी नाम इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट के बेसिस पे। इट इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। किसी ड्रग का मैक्सिमम जो भी इफेक्ट मिल रहा है वही हमारे लिए क्या होगा, ड्रग इफिकेसी होगा। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश करिए। ये लास्ट जो हमारा डी ग्राफ है, आप इसको देखिए। लॉग डोज परसेंट रिस्पॉन्स हमने वही रखा। अब एक स्टार्ट तो हुई यहां से, सपोज डी ड्रग है आपकी, और सी आपकी स्टार्ट यहां से हुई। यहां पे अगर मैं एक चीज देखूं पोटेंसी, तो मैं क्या बोलूंगा, डी इज मोर पोटेंट देन सी। ये तो पॉइंट आउट मिल गया। लेकिन यहां पे जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है दोनों का अलग अलग है, समझिएगा। मैक्सिमम रिस्पॉन्स दोनों का अलग अलग है। तो जिस ड्रग का रिस्पॉन्स ज्यादा है वो मेरे लिए क्या हुआ, मोर इफिकेशियस हुआ। तो मैं यहां पे कह सकता हूं सी इज मोर इफिकेशियस देन ड्रग डी। पोटेंट वाले डी ज्यादा है, लेकिन इफिकेशियस कौन सी होगी, इफेक्टिव ज्यादा कौन सी होगी, सी होगी। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ ज्यादा ऊपर तक है, ज्यादा परसेंट रिस्पॉन्स उसमें मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम डिफिनेशन पे अगर ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं, सपोज सी हमारे किसकी था, मॉर्फिन का। तो मॉर्फिन इज मोर एफिकेशियस एंड एस्प्रिन इज लेस एफिकेशियस। क्योंकि एस्प्रिन हमारी ऐसी थी, पोटेंट हो गई, लेकिन एफिकेशियस हमारी यहाँ पे कम थी। ये आपके ड्रग एफिकेसी से आया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सपोज किसी एक ड्रग का डोज है 5 mg और रिस्पॉन्स उसमें 10 है। 10 mg पे 10 हुआ, 20 mg पे 25 एंड 20 रिस्पॉन्स, 40 mg पे 25 एंड 30 एंड 80 mg पे 25 एंड 40। अब आप इन टेबल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ड्रग ऐसी है जिसके 5 mg पे ही हमको रिस्पॉन्स तो मिल गया, मतलब पोटेंशियल तो आपको मिली, लेकिन अब फर्दर चले जाओ, जब 80 mg तक डोज दे दिया गया, 80 mg तक ए ड्रग का रिस्पॉन्स 25 ही रह गया और बी ड्रग का रिस्पॉन्स हमको 40% तक मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, बी इज मोर एफिकेशियस देन ड्रग ए व्हाइल ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी। आप सिंपल आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो टेबल से। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इट्स कर्व ऑफ स्लोप। स्लोप किस चीज के बारे में बात करता है, स्लोप इज रिलेटेड टू द सेफ्टी। मतलब जिस ड्रग की हमें अगर स्लोप, जिसका हम कह सकते हैं जिसका ज्यादा स्लोप है, मींस मोर स्लोप लेस सेफ, लेस स्लोप मोर सेफ। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे दो ड्रग का ग्राफ दिया गया है, बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट की बात करें यहाँ पे 10 mg पे और बेंजोडाइजेपिन 10 mg पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे जिस ड्रग विथ लेस स्लोप इज मोर सेफ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस स्लोप है, मोर सेफ, व्हाइल ड्रग विथ मोर स्लोप इज लेस सेफर। ये हमारे लिए बार्बिचुरेट इसीलिए लेस सेफर होती है। सो दिस इज द एग्जांपल। स्लोप में कैसे है, आप सिंपल याद रखिए, लेस स्लोप मोर सेफ, मोर स्लोप लेस सेफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर पॉइंट आउट करके दिमाग में रखिएगा। सो दीज आर द ड्रग रिस्पॉन्स कर्व और डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये दो चीजें हमारे लिए अलग अलग होती हैं। DRC जिसको बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग हमें ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में इससे हमें काफी जानकारी मिल सकती है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको हम सिंपली बोल कर सकते हैं कि जब कभी दो या दो से ज्यादा, मींस दो या दो से ज्यादा ड्रग अगर एक साथ दी जा रही हैं, तो वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के एक्शन को कम कर दें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दें। कई सारी चीजें हो सकती हैं। मींस इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग कैन गिवन, देन द रिजल्ट
कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। तो वहां पे रिस्पॉन्स हमारा क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, दो में से कोई कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, सिनर्जिस्टिक एक्शन और सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म हमारा क्या होगा कि एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब अब ये सिनर्जिज्म हमारा फर्दर दो टाइप्स होता है, एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव। क्या मतलब इसका, ये समझिए। सिनर्जिज्म का मतलब है कि ड्रग ए और ड्रग बी ये दोनों आपस में दी गई और दोनों को देने के बाद दोनों का एक्शन आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के तरीके हो सकते हैं 1 + 1 = 2 हो सकता है और 1 + 1 = 3 हो सकता है। अब भाई आप कहोगे सर ऐसी तो कोई मैथ होती ही नहीं कि 1 + 1 = 3 हो जाए। रीजन यहाँ पे क्या है कि अगर एक कंडीशन हमारी आएगी जिसको हम बोलते हैं एडिटिव, सिनर्जिज्म मतलब जुड़ेगा तो सिनर्जिस्टिक एक्शन है, मतलब पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा। सिनर्जिज्म में हमारा पहला आया एडिटिव। एडिटिव को हम बोलते हैं यहाँ पे जस्ट एड अप होगा, मतलब एक ड्रग है ए और एक ड्रग है बी, दोनों को दिया गया तो टोटल इफेक्ट आपका क्या होगा, इफेक्ट ए प्लस बी। मतलब अगर हम सिंपली बात करें, इफेक्ट ए कुछ अलग था, इफेक्ट बी का कुछ अलग था, लेकिन जब साथ में दिया गया तो ओवरऑल इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, इफेक्ट ए प्लस बी। तो यहां जुड़ गया सिर्फ। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि इफेक्ट ए का कुछ था ड्रग का और इफेक्ट बी ड्रग का कुछ था, लेकिन जब दोनों साथ में दे दी गई तो ओवरऑल एक्शन हमें बहुत ज्यादा मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा एडिटिव और पोटेंशिएशन। अभी एग्जांपल से मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में ये हो सकता है कि वो दोनों ड्रग एक दूसरे के रिस्पॉन्स को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। मतलब वो एक दूसरे को इनहिबिट कर दें और यहां पर हमारा इनहिबिशन से क्या आ जाएगा, एंटागोनिज्म। मींस 1 + 1 > 2। यहां पे 2 से क्या होगा, कम हो सकता है। ये क्या कंडीशन है, थोड़ा सा इनके बारे में डीप में बात करते हैं। तो सबसे पहला आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने डीआरसी क्लियर किया, उस डीआरसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, लॉग डोज ऑफ ए एंड द परसेंट रिस्पॉन्स। एक्स एक्सेस पे हमने लॉग डोज रखा और वाई एक्सेस पे हमने क्या रखा, परसेंट रिस्पॉन्स रखा। अब यहां पे देखिए आपके पास कंडीशंस क्या है। सपोज आप एक ड्रग ए थी, ये ए ड्रग को आप केवल दे रहे थे। जब ए ड्रग को दे रहे थे तो आपको ये इफेक्ट मिल रहा था, लेकिन जब आपने ए ड्रग को बी ड्रग के साथ मिला दिया, जब बी ड्रग के साथ मिला दिया तो एक्शन आपको कुछ और मिल गया, लेकिन जब सी के साथ मिलाया गया तब आपको एक्शन और आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया। इन तीनों का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैं इसको स्टडी में डीप में आता हूं। तो सबसे पहले मेरे लिए आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में हम बात करते हैं कि जब दो ड्रग का इफेक्ट जुड़ जाए, मींस व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय अनदर। एक ड्रग को दूसरा ड्रग क्या करे, पोटेंशिएट कर दे, मतलब सिंपली बात करें एड अप हो जाए, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शंस को हमारा इंक्रीज कर दे। इसमें हमारा सबसे पहला क्या आया, एडिटिव। एडिटिव में हमने बात किया कि ए ड्रग और बी ड्रग जो इंडिविजुअली दोनों का इफेक्ट था, साथ में देने पे आपको सेम इफेक्ट। जैसे एक सिंपली बात करूं, एग्जांपल ले लीजिए आप, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। एस्प्रिन है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने न्यूमोपैरा सबने खाया होगा, आइबोपैरा, न्यूमोपैरा, कई ड्रग आती है मार्केट में। तो न्यूमोसोलाइड और पैरासीटामोल इसमें कंपोजिशन है। न्यूमोसोलाइड हमारी क्या है, एक एनाल्जेसिक है, और पैरासीटामोल क्या है, हमारी एंटीपायरेटिक है। सपोज मुझे फीवर है और फीवर के साथ मुझे बॉडी पेन भी है, तो मेरे पास कंडीशंस क्या है, फीवर के लिए मैं पैरासीटामोल एक टेबलेट खाऊं और बॉडी पेन के लिए मैं क्या करूं, एक एनाल्जेसिक खाऊं, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक ही टेबलेट में दोनों चीजें दे दी जाए, आइबुप्रोफेन भी हो गई और पैरासीटामोल भी हो गई, तो उससे क्या है, मुझे दोनों चीजें हो जाएंगी, मतलब मेरा फीवर भी रिड्यूस हो जाएगा और पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग देने से अच्छा था एक ड्रग में दे दिया गया, तो यहाँ पे दोनों का एक्शन क्या हुआ, जस्ट एड अप हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एडिटिव। सो अगर आप, मैं भी इस ग्राफ को पहले क्लियर कर लेता हूं। यहां पे देखिए जो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व दिया गया है, इसमें आपको पर्पल लाइन दिख रही है। नॉर्मली जो आपको ए दिख रही है, ए में तो आपको कोई ड्रग नहीं दी गई है, लेकिन सिंपल एक ड्रग ही है, लेकिन जब साथ में एक ड्रग और दे दी गई, सपोज बी, और बी जब दी गई, आप उसको समझिए पर्पल लाइन में, जब बी ड्रग दी गई तो एक्शन हमारा क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, और ये एक्शन जो हमारा शिफ्ट होगा, ये एग्जांपल हमारा किसका होगा, एक एडिटिव एक्शन का।
और जब साथ में एक सी ड्रग दे दी गई, दूसरी ड्रग एक और दी गई ए के साथ में, तो हमारा ग्राफ और शिफ्ट हो गया। अब जब ये ग्राफ और शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या होगा, हमारा ये पोटेंशिएशन और सुप्रा एडिटिव मतलब और भी ज्यादा इफेक्ट हमारा ज्यादा हो गया। नॉर्मली तो यहां पे आता है, आपको इस ग्राफ पे मिलता मींस 10 लॉग डोज पे, लेकिन यहां पे हमारा एक ही लॉग डोज पे मिल जा रहा है, सी और ए का इफेक्ट वहां पे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पोटेंशिएशन हो गया। सो ए इंडिकेट्स द एगोनिस्ट ड्रग, B indicates the another agonist in a fixed submaximal dose, यानी हम बोल सकते हैं additive action, while C indicates a potentiating drug with the itself has no agonistic effect. एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि जो ये बढ़ा देने वाली कंडीशन आती है ना, सुप्रा एडिटिव वाली, सुप्रा एडिटिव के केस में जो ड्रग साथ में दी जा रही है उसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो केवल और केवल जो एगोनिस्ट है उसके एक्शन को बढ़ाएगी। कैसे, अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एग्जांपल बात कर लेता हूं एडिटिव एक्शन वालों को, कि एडिटिव एक्शन में हमारा क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ, अब यहां दे दीजिए इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, अलग अलग था, लेकिन जब साथ में दे दिया गया तो टोटल हमको क्या मिल गया, इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी, दोनों हमारा जस्ट क्या हुआ, एड अप हुआ। दूसरी कंडीशन हमारी क्या, हमने बात किया सुप्रा एडिटिव यानी पोटेंशिएशन। एग्जांपल इसका हम ले लें अगर एडिटिव का, तो क्या मिला, मैंने अभी बात किया एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, यहां पे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों एक्टिविटी हमारे लिए मिल जाएंगी। एम्लोडिपिन एंड एटिनोलॉल, एम्लोडिपिन हमारी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एटिनोलॉल हमारी क्या है, बीटा ब्लॉकर है, लेकिन जब दोनों को साथ में दे दिया जाता है तो एक अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव कॉम्बिनेशन इफेक्ट हमको प्रोड्यूस होता है। एफेड्रिन एंड थियोफाइलिन, ये दोनों हमारी ब्रोंकोडाइलेटर होती हैं, अलग अलग रूट से काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल एक्शन क्या है, पॉजिटिव ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट, तो ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट हमको ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सुप्रा एडिटिव में, सुप्रा एडिटिव ने बात किया 1 + 1 = 2 नहीं होगा, मतलब जो इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ए और इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ बी है, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो यहां पे जो ओवरऑल इफेक्ट मिलेगा वो इनके एडअप से ज्यादा मिलेगा, मींस इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। इसी को हम बोलते हैं क्या, सुप्रा एडिटिव और पोटेंशिएशन, मतलब 1 + 1 = 3, हम इज इक्वल नहीं बोलेंगे, इज मोर देन 2 आप बोल दीजिए, तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सुप्रा एडिटिव और पोटेंशिएशन। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से आप एग्जांपल एसिटाइल कोलिन का ले लीजिए। एसिटाइल कोलिन अगर नॉर्मली दिया जाता है तो उसका विद इन मिली सेकेंड में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लेकिन अगर इसी एसिटाइल कोलिन को हम किसी दूसरे एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर के साथ में दे दें, लाइक फाइसोस्टिग्मिन, तो फाइसोस्टिग्मिन का खुद का कोई एक्शन नहीं है, क्लियर समझिएगा। यहाँ आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा कैसे खुद का एक्शन नहीं है, ये हमारे एट्रोपिन की पॉइजनिंग में दी जाती है, बेटा वो अलग केसेस है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि नॉर्मली अगर आप किसी पेशेंट को दे दीजिए आप फाइसोस्टिग्मिन, तो क्या कोई एक्शन मिलेगा, कोई एक्शन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली क्या हुआ कि फाइसोस्टिग्मिन जब दी जाती है तो वो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर दी, जब एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर दी तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे हमें ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन का एक्शन हमारा ये फाइसोस्टिग्मिन रिड्यूस कर देगी, तो यहां पे एसिटाइल कोलिन का एक्शन हमको क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ के मिलेगा, दैट्स व्हाई पोटेंशिएशन। अदर एग्जांपल बात करते हैं, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, पार्किंसंस के केस में बहुत अच्छे से यूज की जाती है। लिवोडोपा को डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है पेरिफेरली, लेकिन अगर कार्बिडोपा साथ में दे दी गई तो वो क्या करती है, पेरिफेरली डीडीएसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, लिवोडोपा का ब्लड ब्रेन बैरियर में ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है और ब्रेन में जाने के बाद मींस BBB क्रॉस करने के बाद उसका कन्वर्जन होता है, तो यहां पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा इज रिड्यूस्ड, ये हमारा समझ में आ गया। इसी तरह अगर हम बात करें एड्रेनलिन एंड कोकेन, इनको साथ में दिया जाता है। एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद क्या होता है, अपने रिसेप्टर पे काम करती है, लेकिन जो ज्यादा बचता है एड्रेनलिन उसका रीअपटेक हो जाता है। लेकिन अगर साथ में कोकेन दे दिया जाता है या कोई भी टीसीए दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे, रीअपटेक इनहिबिट हो जाएगा तो जिससे एड्रेनलिन का लेवल हमारे जंक्शन पे ज्यादा होगा और उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस न्यूरोनल अपटेक से इसका एक्शन हमारा प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ, सुप्रा एडिटिव। अब सेकंड हमारा आता है जिसको बोलते हैं क्या, एंटागोनिज्म, नाम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के एक्शन को ये एंटागोनाइज करेंगे, इनहिबिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाय द अदर, अनदर ड्रग द्वारा किसी एक दूसरे ड्रग के एक्शन को रिड्यूस करने पे हमारा क्या होगा, एंटागोनिज्म। अब ये एंटागोनिज्म अलग अलग टाइप से हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ए
प्लस इफेक्ट ऑफ बी ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी। अगर साथ में दे दिया जाए तो इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। सिंपली हम ये कह सकते हैं। अभी हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा था फिजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से अभी स्टार्ट में पढ़ा था, जब हमने नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में पढ़ा था तो हमारा आया था फिजिकल एंटागोनिज्म। तो फिजिकल में हमने बात किया था तो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। सो हियर अपोजिंग एक्शन इज ड्यू टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंटागोनिज्म में जस्ट क्या होगा कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को किस तरह से इनहिबिट करेगी, फिजिकली इनहिबिट करेगी। जैसे एग्जांपल पे आप ले लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कलॉइड बाय द एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इनटू द एल्कलॉइड पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन का एल्कलॉइड पॉइजनिंग हुई है, उसको चारकोल दे दिया जाएगा तो चारकोल क्या होगा, एल्कलॉइड क्या होगा, चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। चारकोल के जब सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा एल्कलॉइड, तो एल्कलॉइड के पॉइजनिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये एंटागोनिज्म हमारे लिए क्या हो गया, फिजिकल एंटागोनिज्म। नाउ नेक्स्ट केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म में अपोजिट एक्शन होगा, लेकिन किसकी वजह से होगा, केमिकल रिएक्शन। सो अपोजिंग एक्शन इज ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल आप ले लीजिए, टैनिन एंड एल्कलॉइड फॉर्मिंग इनसॉल्युबल एल्कलॉइडल टैनेट। चिलेटिंग एजेंट ले लीजिए, चिलेटिंग एजेंट मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मेटल्स है उनकी हैवी मेटल की पॉइजनिंग नहीं हो पाती है। केमिकल प्रॉपर्टी हमने इसके डीप में पढ़ रखा है वहां पे, उससे खाली कोरिलेट करना है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंटागोनिज्म का मतलब क्या है ये समझिएगा। फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंटागोनिज्म कुछ ऐसा है कि दोनों का ओवरऑल इफेक्ट एक चीज पे मिलेगा, लेकिन उनके मैकेनिज्म अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल आप समझिए, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना, और ग्लूकेगॉन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। बहुत अच्छे समझिएगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दो हमारे अलग अलग हार्मोन हो गए। एक का काम हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना ग्लूकेगॉन का, और इंसुलिन का काम हो गया रिड्यूस करना। लेकिन दोनों का मैकेनिज्म, दोनों का पाथवे, दोनों का रिलीज होने का साइट, दोनों की एक्टिंग साइट सारी अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट एक चीज मिल रहा है कि ग्लूकोज के लेवल को दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक ही फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसी तरह आप एग्जांपल पे ले सकते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा होता है पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हमारे क्या होते हैं, दोनों कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है एक दूसरे के। ये एक दूसरे के एंटागोनिज्म है, लेकिन कैसे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस करके। मींस when here two drugs act at the different receptor or by the different mechanism on the same physiological system and produce the opposite effect। क्योंकि ये अपोजिट इफेक्ट तो है, एक ही सिस्टम में अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैकेनिज्म अलग होगी, इनका रिसेप्टर अलग अलग होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पे इफेक्ट आपको अपोजिट मिलेगा। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। नाउ द नेक्स्ट हमारा एंटागोनिज्म आता है, इसी आप इसको और भी समझ सकते हो एग्जांपल में, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमारा क्या है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। हिस्टामिन हमारा क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एड्रेनालिन डायलेटर है, हिस्टामिन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। दोनों का रिसेप्टर अलग अलग है। एड्रेनालिन अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर से काम करेगी, हिस्टामिन अपने H1H2 रिसेप्टर से काम करेगी। लेकिन दोनों का एक्शन ओवरऑल अगर हम ब्रोंकाई पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक डायलेट कर रही है, एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। अपोजिट एक्शन हो गया एक सिस्टम पे। दिस इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। नेक्स्ट हमारा रिसेप्टर आता है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात किया, रिसेप्टर एंटागोनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एंटागोनिस्ट होगा वो बाइंड करेगा सेम रिसेप्टर पे, और बाइंड करने के बाद जो हमारे एगोनिस्ट का एक्शन होगा उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। सो दिस इज द रिसेप्टर एंटागोनिज्म। सो दीज आर द एग्जांपल ले ले। एस्टाइलकोलिन है हमारा, एस्टाइलकोलिन हमारा एगोनिस्ट है, मस्करेनिक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है कि एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और एट्रोपिन वहीं पे अगर हम बात करें तो एट्रोपिन हमारे लिए क्या हो गया, एंटागोनिज्म हो गया मस्करेनिक रिसेप्टर का। इसी तरह आप मॉर्फिन ले लीजिए, मॉर्फिन हमारा एगोनिस्ट है, नैलोक्सिन हमारा एंटागोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। तो यहाँ पे रिसेप्टर एक ही है, उस पे एक ड्रग एगोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा ड्रग एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हुए, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। आई होप सो विद दिस यू हैव क्लियर योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई डाउट है जरूर उनको मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। विद दिस थैंक यू।